अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पेश हूँ आपकी खिदमत में एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ सेप्टिक शॉक आज हम डिस्कस करेंगे और इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें। ये चैनल बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो पोस्ट आर एन कर रहे हैं या पोस्ट आर एन करना चाहते हैं, और BSN के बच्चों के लिए इनफैक्ट जो न्यू इनरोल हुए हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में होना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उनको, तो उन सब के लिए बहुत ही सपोर्टिव होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नई वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैकग्राउंड, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि जो सेप्टिसीमिया का वर्ड है ये किसने क्वाइन किया था। इन 1914 स्कॉट मुलर रॉट, septicemia is a state of microbial invasion from a portal of entry into the bloodstream which causes signs of illness. Definition पढ़ लेते हैं। Septic shock is a medical condition as a result of severe infection and sepsis. Though the microbe may be systemic or localized to a particular site, it can cause morbs and death. सेप्टिक शॉक एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है स्टूडेंट्स जिसमें इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट जो है वो शॉक में चला जाता है। बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की एक टाइप है जो कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक क्या होता है। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, वहाँ से आप गाइडलाइन ले सकते हैं। मोड्स क्या होता है स्टूडेंट, मोड्स जो है वो है मल्टी ऑर्गन सिस्टम डैमेज। इसकी वजह से मल्टी ऑर्गन सिस्टम डैमेज हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सनस कांट डील विद द इन्फेक्शन। अब व्यूअर्स, आप सब ने देखा होगा कि हम सबको इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है, कूप कर जाती है उसके साथ, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। अब ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उनको हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बोलते हैं। ऐसे लोगों में इन्फेक्शन जो है वो लॉन्ग प्रिवेल करता है और वो सेटल डाउन नहीं होता। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सेप्सिस आर केयर्ड इन ICUs, और ऐसे पेशेंट की केयर हम ICUs में करते हैं। मोर्टेलिटी रेट 25 to 50% होता है। लाइक 100 केसेस में से एवरी 25 to 50 पेशेंट्स जो हैं उनकी डेथ हो जाती है सेप्सिस की वजह से। तो देखें कि ये कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है बीइंग मेडिकल प्रोफेशनल आप सबके लिए। शॉक की टाइप्स मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। हाइपोवोलेमिक, सेप्टिक, कार्डियोजेनिक, न्यूरोजेनिक, एनाफाइलेक्टिक और एड्रीनल इनसफिशेंसी इन रेयर केसेस। इन्फेक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। माइक्रोबियल फिनोमेना करेक्टराइज्ड बाय एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द इन्वेजन ऑफ नॉर्मली स्टीराइल होस्ट टिश्यू बाय दीज ऑर्गेनिज्म। एज द डेफिनेशन इंडिकेट, इन्फेक्शन का मतलब ये होता है माइक्रोबियल इन्वेजन इन द बॉडी। अगर आपकी बॉडी में माइक्रोब्स ने एंट्री ले ली है और वो फिजिकल इलनेस कॉज कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड इन्फेक्शन। सिंपल वर्ड्स। बैक्टीरियमिया क्या है, द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड स्ट्रीम। ईमिया का मतलब स्टूडेंट्स जहाँ पर भी आप ये वर्ड सुने, ईमिया का मतलब होता है ब्लड और बैक्टीरियमिया मीन्स बैक्टीरिया इन ब्लड। शॉक क्या है, व्हेन द सीवीएस फेल्स टू डिलीवर इनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू मीट सेलुलर मेटाबॉलिक नीड्स, तो इसको हम शॉक कहते हैं। सेप्सिस क्या है, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड स्ट्रीम। तो सेप्टिसीमिया और सेप्सिस सेम वर्ड्स हैं, एक ही चीज़ के लिए दो वर्ड्स हैं। सेप्टिक शॉक क्या है, अगर पेशेंट को सेप्सिस प्रिवेल करे और उसकी वजह से पेशेंट के वाइटल ऑर्गन्स फेल हो जाएं, ब्लड सप्लाई प्रॉपरली उन ऑर्गन्स तक ना पहुंचे, मल्टी ऑर्गन सिस्टम डैमेज हो जाए इन्फेक्शन की वजह से, तो इसको हम कहते हैं सेप्टिक शॉक। कॉजेज़ क्या हैं, सेप्टिक शॉक किन वजूहात की वजह से हो सकता है। बेसिकली ये किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस कौन कौन से हैं। सेप्टिक शॉक काज्ड बाय यूरिनरी इन्फेक्शन, सेप्टिक शॉक काज्ड बाय चेस्ट इन्फेक्शन। कॉलिन्स रीजंस, अब कॉलिन्स ने क्या बताया, मेजर एब्डोमिनल सर्जरी एंड इन्वेसिव कैथेटराइजेशन, इनकी वजह से भी सेप्टिक शॉक हो सकता है। क्लिनिकल स्पेक्ट्रम देखते हैं इन्फेक्शन का। इन्फेक्शन का जो रे है वो किस तरह से चलता है। सबसे पहले इन्फेक्शन होगा, उसके बाद सेप्सिस होगा। अगर सेप्सिस ट्रीट नहीं होता सिवियर सेप्सिस में जा सकता है पेशेंट, और अगर सिवियर सेप्सिस को भी हम ट्रीट नहीं करते तो एट एंड पेशेंट सेप्टिक शॉक में जा सकता है। स्टेजेस क्या है सेप्टिक शॉक की, 3 स्टेजेस होती हैं, सेप्सिस, सिवियर सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक।
सेप्सिस के साइन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। इट मीन्स माइल्ड इलनेस, जब इन्फेक्शन हुआ है और बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में आ गए हैं तो क्या साइंस आएंगे? वीकनेस, चिल्स, रैपिड हार्ट रेट एंड रैपिड ब्रीदिंग। सीवियर सेप्सिस में कौन से साइंस आते हैं? फीलिंग डिजी, अल्टर्ड मेंटल स्टेट, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, स्लर्ड स्पीच, मसल पेन, ब्रेथलेसनेस, लेस यूरिन आउटपुट। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है सेप्टिक शॉक की? अब हम इनको डिस्कस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में कि मैनिफेस्टेशंस क्या हैं सेप्टिक शॉक की। सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन एंड हाइपोटेंशन हो सकती है इसमें, ठीक है। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन क्या है। टैकीकार्डिया, डिप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, वेस्कुलर लीकेज एंड एडिमा। बेटा यहाँ पर वेस्कुलर लीकेज जो है वो क्यों हो रहा होता है? क्योंकि हमारी जो वेसल्स होती हैं उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। परमेबिलिटी के बढ़ने की वजह से ब्लड जो है वो लीक हो जाता है, वेसल से निकलकर इंटरस्टिशियम में आ जाता है और इसी की वजह से एडिमा होता है। कॉम्प्रोमाइज्ड न्यूट्रिएंट्स ब्लड फ्लो, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन। अब आप देखें जब सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन है, बहुत ज़्यादा पूलिंग हो रही है ब्लड में लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे, तो वहाँ पर वेसल्स में ब्लड कोआगुलेट करना शुरू कर देता है और क्लॉटिंग कर देता है। ऐसी कंडीशन को हम DIC के नाम से जानते हैं। एबनॉर्मल ब्लड गैसेस एंड एसिडोसिस हो सकता है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था एसिडोसिस क्यों होता है, क्योंकि एरोबिक ग्लाइकोलिसिस से एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में स्विचिंग होती है हमारी बॉडी में। जब कभी भी ऑक्सीजन लेवल डेफिशिएंट होते हैं तो पेशेंट जो है वो एसिडोसिस में इसी वजह से जाता है, क्योंकि एरोबिक टू एनारोबिक स्विचिंग होती है और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट लैक्टेट है जो कि एक एसिड है जो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करता है। होप इट हेल्प। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर, ये सब कुछ होता है एट एंड स्टेज, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी। और बेटा टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट्स आपको कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेरीज़ हैं तो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे क्लास में भी पूछ सकते हैं और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सर्स क्या है। सेप्टिक शॉक से मिलती जुलती एक कंडीशन है सर्स, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। बेसिकली पोस्ट RN BSN के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पेपर्स में आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेप्टिक शॉक एंड सर्स। ठीक है, तो सर्स को हम पढ़ लेते हैं। सर्स क्या है? इज़ अ टर्म दैट वाज डिवेल्प्ड इन एन अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दैट रिजल्ट फ्रॉम द सिस्टेमिक रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। Criteria for SARS are considered to be met if at least 2 of the following 4 clinical findings are present. Temperature greater than 38 degree और टेम्परेचर लेस दैन 36। आप देखें इसमें पेशेंट हाइपोथर्मिया में भी जा सकता है और हाइपरथर्मिया में भी जा सकता है। हार्ट रेट ग्रेटर देन 90 बीट्स पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन 20 बीट्स पर मिनट, WBC काउंट ग्रेटर देन 12,000 पर माइक्रोलीटर और लोअर देन 4,000 पर माइक्रोलीटर। और आप सब जानते होंगे WBC की नॉर्मल रेंज क्या है? 4,000 माइक्रोलीटर टू 11,000 माइक्रोलीटर। क्राइटेरिया ऑफ सेप्सिस क्या है? अब किन कंडीशंस में सेप्सिस होता है? विद सेप्सिस एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन ऑफ द इनएडिक्वेट ऑर्गन परफ्यूजन इज टिपिकली इंक्लूडेड: alteration in mental state, hypoxemia, elevated plasma lactate levels and of course oliguria। और मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ कि सेप्सिस की वजह से oliguria क्यों होता है। पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं। प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन्स, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन्स की प्रोडक्शन होती है जब भी इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, उनकी जो जंक्शंस हैं वो लूज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से परमेबिलिटी बढ़ जाती है और परमेबिलिटी के बढ़ने की वजह से वेसल्स लीक होना शुरू हो जाती हैं और प्रोटीन रिच एडिमा होता है थ्रू आउट द बॉडी। इंटरस्टिशियम में जो फ्लूइड आता है वो प्रोटीन रिच होता है और इम्पीड हो जाती है टिश्यू परफ्यूजन, यानी टिश्यू परफ्यूजन रिड्यूस हो जाती है। देन जब टिश्यू परफ्यूजन नहीं होगी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, एक्सेसिव होस्ट रिस्पॉन्स आएगा, जिसकी वजह से होस्ट फैक्टर्स क्या करेंगे? सेलुलर डैमेज स्टार्ट कर देंगे और ऑर्गन डैमेज होगा, डेथ हो जाएगी। हमारी बॉडी में एपोप्टोसिस के नाम से बेटा एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है। लाइक ऐसे सेल्स जो कि डैमेज हो चुके हैं, जो कि फर्दर परफॉर्म करने के काबिल नहीं हैं, वो क्या कर लेते हैं? सुसाइड कर लेते हैं। इसको सेलुलर सुसाइड भी कहते हैं, इसको प्रोग्राम सेल डेथ भी
कहते हैं और मेडिकल टर्म्स में एपोप्टोसिस भी कहते हैं। तो जब भी सेल्स डैमेज होते हैं वो खुद को ख़त्म कर लेंगे और ऑर्गन्स क्या होगा, डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। नर्सिंग मैनेजमेंट, अब बीइंग नर्स हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो ये है, हमने पेशेंट की असेसमेंट करनी है। जनरल असेसमेंट रूल आप सब जानते हैं, ABC रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन शॉक के केस में ये थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें हम कैब रूल यूज़ करते हैं, लाइक सर्कुलेशन, एयरवे एंड फोकस असेसमेंट ऑफ टिश्यू परफ्यूजन करते हैं। वाइटल साइंस मॉनिटरिंग करनी है हमने बीइंग नर्स। पेरिफेरल पल्सेस चेक करते रहना है, ब्लड सप्लाई इम्पीड होने की वजह से पल्सेस जो हैं वो कम आती हैं, ठीक है, या तो पल्सेस आना बंद हो जाती हैं। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमने पेशेंट का देखना है और कैपिलरी रीफिल टाइम चेक करना है, जो कि नॉर्मल 2 to 3 सेकेंड होता है। और कैपिलरी रीफिल टाइम चेक करने के लिए आप सबको, मोस्ट स्टूडेंट्स जानते होंगे, आपने अपनी फिंगर को प्रेस करना है अपने थंब के साथ, ऑलमोस्ट 15 सेकंड्स तक आपने ब्लड सप्लाई रोकनी है, और जब आप अपना थंब रिमूव करते हैं तो जितने टाइम में वो दोबारा से पिंकिश हो जाती है आपकी फिंगर, उसको हम कैपिलरी रीफिल टाइम बोलते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या कर सकते हैं आप, मेडिकेशन इंसर्शन करनी है, अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है ऑक्सीजन देंगे, IV फ्लूइड्स लगाएंगे, IV एंटीबायोटिक्स देंगे, इमोशनल सपोर्ट देंगे, फिज़िकल सपोर्ट देंगे, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे, क्लाइंट फैमिली एजुकेशन देनी है आपने। और ये असाइनमेंट है, NCP बनाना है सेप्टिक शॉक पे। मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो होपफुली मैं नर्सिंग केयर प्लान भी बनाने का तरीका बताऊंगी। बीइंग नर्स, जो क्लिनिकल नर्सेज हैं उन्होंने किस तरह से नर्सिंग केयर प्लान्स बनाने हैं उसके बारे में गाइडलाइंस दूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प हुई है, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव आपको ये वीडियो लगी है, तो प्लीज़ मेरे कंटेंट को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।